अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर का अप्लाइड फ़िज़िक्स का। और इसमें हम लोगों ने गॉसेस लॉ के बारे में डिस्कशन करनी है। अब गॉसेस लॉ जो है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंसर्न्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम उसमें कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हमें मालूमात चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लक्स जो है स्टूडेंट्स वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ़्लो करना, बहना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से समझें। तो उसके वो समझने के लिए स्टूडेंट्स आप अक्सर डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं, बाथ शावर जो है वो आप लोगों ने देखा होगा। शॉवर हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो शॉवर जो है उसमें से जो पानी निकल रहा होता है वो धारों की सूरत में निकल रहा होता है। इसको मैं अभी डायग्रामेटिकली आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पानी जो है वो धारों की सूरत में स्टूडेंट्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे अगर आप एक छोटी सी बाल्टी रख देते हैं तो इसमें जो पानी की 2 या 3 लहरें जो हैं वो इसमें आ रही हैं और बाकी का पानी ज़ाया हो रहा है। इसकी जगह स्टूडेंट्स आप इस छोटी बाल्टी की जगह पे एक बड़ा टब रख दें तो ये सारे का सारा पानी जो है वो एक टब में जमा होना शुरू हो जाएगा और कोई भी पानी ज़ाया नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास यूँ समझ लें कि ये वाटर फ्लक्स था जो मैंने आपको एग्जांपल दी। ये किसकी थी? वाटर फ्लक्स की एग्जांपल थी। तो ये मैंने टब बना दिया। अब टब में सारे का सारा पानी आ रहा है और कोई पानी ज़ाया नहीं हो रहा लहरों की सूरत में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप यूँ इमेजिन कर लें, ये जो आपने कंसीडर किया है ये है जी लाइंस ऑफ फोर्स, पानी की लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। ठीक है, और ये जो है ये ए हो गया स्टूडेंट्स एरिया। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से डिफ़ाइन करना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चूँकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम यूँ समझ लेते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स किसकी हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टन एरिया। किसी भी एरिया में से जितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो जाएंगी वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया सबसे पहले स्टूडेंट्स दिया था, एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कहा कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इन द फॉर्म ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे और वो जो इमेजिनरी लाइंस होंगी उन्हीं लाइंस को नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन किसने दी थी? माइकल फैराडे ने। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में बार बार इसका जो डिस्कशन है वो करते हैं। अब इसमें ये फ़र्ज़ करेंगे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पड़ी हुई है, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट पड़ी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये स्टार्ट होंगी पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट पे क्या होना शुरू हो जाएंगी? एंड होना शुरू हो जाएंगी। तो हम इसके दरमियान मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन इमेजिनरी लाइन्स से। और इन इमेजिनरी लाइन्स को क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इमेजिनेशन आप लोगों को हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि किसी भी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं और उसको हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है और एरो हेड से इनकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 एरिया एलिमेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। अब आप गौर करें तो स्टूडेंट्स जो बी एरिया एलिमेंट मैंने यहाँ पे रखा है, इस एरिया एलिमेंट में से कितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। इनमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इसका मतलब है इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस एरिया में से वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगा।
सॉरी सेकंड वाले में से। अब फर्स्ट वाले में से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट जो ए है, ए में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब है इसका जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फर्स्ट वाली सरफेस का वो कितना हो जाएगा, 4। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब रही बात कि मैथमेटिकली हम लोग किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखें सिंबल इसका जो होता है वो फाई होता है, और फाई के साथ हम छोटा सा ई लिख देते हैं इलेक्ट्रिक के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी फ़र्ज़ करें एक सरफेस है, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, जो इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये रेड कलर से मैं इसको प्रोमिनेंट भी कर रही हूँ। अब स्टूडेंट्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट आ रहा है, आप इसको ड्रॉ करके देख लें। ये अगर थीटा एंगल है तो ये ई कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा, ये ई साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो हम लोग जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट लेंगे, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ई कॉज ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि एरिया को जब आप मल्टीप्लाई कर लें परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, तो ये आ जाएगा आपके पास ई कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना कि परपेंडिकुलर का मतलब ई साइन थीटा होना चाहिए था, नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ ये बन रहा है ई कॉज ऑफ थीटा, ठीक हो गया। और ई साइन ऑफ थीटा जो है स्टूडेंट्स वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे बल्कि इस कंपोनेंट को लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप याद करें तो हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स के साथ कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई हो जाए तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट के तौर पे भी लिख सकते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। तो ई डॉट ए हम लिख देंगे, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि दो वेक्टर्स को हम स्केलर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स हम नेचर में क्या लिख देंगे, हम नेचर में लिखेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट की बात आएगी तो स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका यूनिट आप लोगों ने पहले पढ़ रखा हुआ है, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपने ये इसका यूनिट बता देना है, ये किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये सारा हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे और ये फार्मूला ई डॉट ए हमने लिखा, ये उस केस में है जब स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो उस केस में स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें जैसे इस किस्म की सरफेस होगी, तो इस तरह की सरफेस जब होगी तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में। हर एक पैच का जो एरिया एलिमेंट होगा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN तक हम डिवाइड कर लेंगे, और हर एक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो E1, E2, E3, और ये हर पैच जो है स्टूडेंट ये इतना छोटा होगा कि इसमें फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी और हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे ई डॉट ए वाला। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यही करेंगे, हम हर एक पैच का अलग-अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके तमाम को सम अप कर देंगे। तो वो मैंने स्टेप्स नहीं लिखे, वो आपके कोर्स में भी शामिल नहीं हैं, जस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लिखेंगे सुमेशन I इज इक्वल टू 1 to n, सुमेशन स्टैंड्स फॉर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, तो ये आ जाएगा EI डॉट डेल्टा AI। ठीक है, और जब हमारे पास हम इन छोटे छोटे पैचेस को इतना ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस बना दें कि ये तकरीबन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएं, इतने छोटे छोटे पैचेस बना लें और हर एरिया एलिमेंट जो है वो तकरीबन ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, इतना छोटा हो जाए, तो उस केस में ऊपर वाले रिलेशन को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल, चूँकि हम एरिया साथ ले रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल आएगा, तो ई डॉट ए, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा उस केस में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो जस्ट सिंपल आपने लिख देना है ई डॉट ए, और
जब यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उस केस में इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल E.A आपके पास फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी गॉसेस लॉ, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसमें हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।